आज की क्लास में पार्ट 3 का भाग 2 पढ़ेंगे और साथ में इसे कंप्लीट करके पार्ट 4 जो हम चालू कर देंगे। तो पार्ट 3 के अंदर हमने मेन चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये देखी थी कि आपकी जो गति की समीकरण है, गति की 3 समीकरण है, उनको हमने सिद्ध किया था कौन सी विधि के द्वारा? कलन विधि के द्वारा। एक इनकी विधि और रह जाती है ग्राफ की विधि, तो उसकी मैं आपको एक अलग से 4-5 मिनट की वीडियो है वो 2x स्पीड में बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो आप ऐसे समझ लो कि आपकी गति की तीनों समीकरणें सिद्ध हमने करा दी। एक इसके अंदर मेन चीज आ जाता है आपका अपेक्षिक वेग और अपेक्षिक त्वरण, इनकी परिभाषा पूछता है। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसमें क्या सिस्टम होता है। अपेक्षिक का मतलब होता है कि हमें किसी से क्या करनी होती है, तुलना करनी पड़ती है। और तुलना किसकी हो रही है? वेग की। अब तुलना किस प्रकार से होगी कि मान लो एक वस्तु जिसके अंदर हम बैठे हैं उससे हम दूसरी वस्तु के वेग की तुलना करते हैं। तो इसमें 2 सिस्टम लेने पड़ेंगे। ये इधर ले लेते हैं पहला सिस्टम, इधर ले लेते हैं दूसरा सिस्टम। मान लेते हैं पहली कंडीशन के अंदर हम स्थिर हैं और बाहर वाली जो वस्तु है वो कैसी अवस्था के अंदर है? गतिशील अवस्था में। दूसरी कंडीशन मान लेते हैं कि हम भी गतिशील है और दूसरी वस्तु जिसका वेग हमें ज्ञात करना है वो भी क्या है? गतिशील है। लेकिन इनकी गतियों के अंदर एक सीनिया आ जाता है कि या तो दोनों की गतियां जो है, दोनों की गति की जो दिशा है वो या तो कैसी हो सकती है? समान हो सकती है, या दोनों की गति की जो दिशा है वो कैसी हो सकती है? असमान। तो इतने केस इसके अंदर बनते हैं। हम एक वस्तु को देख रहे हैं जो कि गतिशील अवस्था के अंदर है और हम कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। तो हमें हमारे सापेक्ष उसका जो वेग दिखाई देता है वो क्या है? आपका अपेक्षिक वेग। हमारे अनुसार उस वस्तु का जो वेग है, क्योंकि हम इस वस्तु के वेग की तुलना हमारी स्पीड से कर रहे हैं और हमारी स्पीड कितनी है? 0। और वस्तु की स्पीड मान लो कितनी है आपके? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें एक्चुअल में ऐसे लगता है कि हाँ वो वस्तु 70 की स्पीड से चल रही है। तो हमने तुलना किससे की? उस चीज के ऊपर निर्भर करता है। अब मान लो हम भी गतिशील है और सामने वाला भी क्या है? गतिशील है। तो हमें उसकी गति के ऊपर 2 प्रभाव देखने पड़ते हैं कि हमारी गति और उसकी गति या तो किस दिशा में है? समान दिशा में। मान लो एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमारी ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी में इस दिशा के अंदर भाग रही है। जब दोनों समान दिशा के अंदर चलती है तो हमें जो वेग आता है वो माइनस करके प्राप्त होता है। मतलब अपेक्षिक वेग मान लो अगर एक गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और एक गाड़ी है वो आपकी चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो जब ये 100 किलोमीटर वाली ट्रेन 80 किलोमीटर वाली ट्रेन को पार करेगी तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी स्पीड 100 है, हमें लगेगा कि ये कितनी स्पीड से चल रही है। क्योंकि भाई हमारी खुद की स्पीड 80 है, तो इस 80 ने इस 80 को काट दिया और इसका परिणामी वेग कितना दिखा हमें? 20। लेकिन अगर मान लो हमारी ट्रेन 100 की स्पीड से इधर जा रही है और सामने वाली 80 की स्पीड से इधर आ रही है, तो हमें लगेगा कि उसकी स्पीड कितनी थी? 180 की वो आ रही है। क्योंकि दिशा विपरीत होने के कारण इनका मान रुक जाता है। अब ये ऐसा इसलिए हुआ कि हमें ज्ञात करना था अपेक्षिक वेग के अंदर परिणामी वेग। क्या ज्ञात करना होता है? परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट। मतलब तुम नेट वैल्यू निकालो कितनी वैल्यू थी, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उन दोनों को घटा के देखो तुम्हारे पास नेट कमाई कितनी हुई। उसी प्रकार इसके अंदर जब इसकी स्पीड कितनी थी? प्लस की 100, इसकी स्पीड कितनी थी? प्लस की 80, तो नेट डिफरेंस कितना है? प्लस का 20। अब ये कितनी थी? प्लस की 80 और ये अपोजिट डायरेक्शन के कारण कितनी हो गई? माइनस। अब हमने इन दोनों को घटाया ही तो था, 100 माइनस 80 किया था। तो अब तुम क्या करोगे कि 100 माइनस का 80, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे? प्लस के 180। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपेक्षिक वेग किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपेक्षिक। अपेक्षिक वेग का मान वस्तुओं की गति के ऊपर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ उन गति की दिशा के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर गति करने वाली दोनों वस्तुएं समान दिशा में गति करती है तो वेग माइनस हो जाता है, और अगर विपरीत दिशा में गति करती है तो वेग आपस में जुड़ जाता है। इतनी समझ में आ गई बात। अब हम पार्ट 3 का एक सवाल कराता हूँ मैं आपको, फिर पार्ट 4 की तरफ चलेंगे। तो आप एक सवाल लिखो कि एक न्यूमेरिकल के आपके पेपर के अंदर आएंगे, तो जिस लेवल के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मैं उससे संबंधित आपको एक सवाल कराता हूँ। जैसे आपको बोल दिया कि एक वस्तु का विस्थापन, एक वस्तु का विस्थापन displacement of a particle x is equal to a t cubed
प्लस 6t स्क्वायर प्लस bt है, bt है। तो तब वस्तु का वेग त्वरण की गणना करो। दोनों की ये तो लिखियो है जो भी थान बोलने की जरूरत ही कौन पढ़ना चाहिए। अगर अपन पढ़ना नया हो तो बोलो, यदि तो ना तो बोलो, देखो एकदम साफ साफ शब्द में लिख रहे हो वेग और अटली लिख रहा है त्वरण। ये तो अनपढ़ लागे बोले तो अगर समझ लो नहीं क्या लिख रहा है, बीच में घोचो करना है तो बात हो गई। मेरे को पर कौन पढ़ना होता है 1 मिनट लगा शुरू डिलीट प्रमाण थारा होगी पर तो वास्ते धीरज थारो मन ने धीरज रखो थोड़ा समय t बराबर 5 सेकंड तथा a व b नियतांक है, जहां a बराबर 2 b बराबर 3.5। अब उत्तर में दिखाओ कितना दम है तुम्हारे, दस मामलों से आपका खाली बेफालतू की गलगल 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 करता है, मदद ये डरे क्या आपको पड़े ये वास्ते सुधार करो चीज के भाई। दोनों याद करना, तीन याद करने, तीन को कार्ड्स करनी तुम्हें कटम लाभ ले होनी एक ही अपना करो निकालो उत्तर। हो गया बोलो बताओ वे कितना है। कितना है कृष्णा एक
कैसे निकाल रहे हैं का कैसे निकलेगा? पहले तो dx होता dt फिर उसका आ जाओ देखो v बराबर dx बटा dt, v बराबर d बटा dt दे दिया, x का मान a t क्यूब 6t स्क्वायर प्लस dt अवकलन कर दिया तो a 3 और t स्क्वायर 3 आ गया घात एक कम हो गई प्लस 6 दूनी 12t और प्लस यहाँ हो गया d। अब a b और d के मान रख दिए तो 3 गुना a का मान कितना दिया हुआ है 2 और d का मान कितना दिया हुआ है 3.5 प्लस 12 t का मान कितना दिया हुआ है 5। अच्छा तो t का मान 5 रखना, 5 का स्क्वायर रख दिया यहाँ और 12t और b का मान कितना है 3.5 तो 5 दूनी सॉरी 5 25 25 दूनी 50 और 50 किए 150 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 3.5 तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 210 213.5। इतना क्या टाइम लगा रहे हो? क्या टाइम लगा रहा था? अरे मेरा रूप मत नहीं आ रहे, जवाब दे। यही तो किया होगा, तो इसमें क्या टाइम लगा रहा था? लिखा पूरा भाई मरिया में ये 24 घंटे है। तो इसका अवकलन नहीं किया गया, ये घात नहीं दिखते तेरे को, ये 3 और ये 2 घात दिखते नहीं है क्या? तो अर्थ लिखो भाई लोगों, a बराबर आ जाएगा dv बटा dt, तो a बराबर d बटा dt, वेग का मान ये निकाला हुआ है, ये समीकरण रख लीजिए 3at स्क्वायर 12t प्लस का b, तो त्वरण निकलेगा ये इसके ऊपर लगेगा तो 3 बार आ गया, a बार आ गया और t स्क्वायर का हो गया तुम्हारे पास में 2t, 12 बार आ गया, t का हो गया 1 और b का हो गया 0, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 3 दूनी 6, तो ये संख्या ही हो गई। a का मान कितना है 2, t का मान है 5, 12 का 12 पड़ा है, तो a बराबर 5 दूनी 10 और 6 60 60 और 12 72 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। लिख लो भाई लोगों को, तुम्हारे ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है 3 नंबर का। अब पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 के अंदर जो मैंने पेपर दिया था उसमें आपके 7वां प्रश्न पार्ट 4 से संबंधित था और वो है शून्य सदिश और एकांक सदिश को परिभाषित करो। तो वो मैं आपको परिभाषित करके बताता हूँ क्या होता है शून्य सदिश, क्या होता है एकांक सदिश। सवाल बता रहा हूँ। अब हम पार्ट 4 के प्रश्नों के अंदर पहुंच चुके हैं। चैप्टर 4 क्वेश्चन संख्या 7 ये थी कि आपको क्या बताना है। एक तो बताना था शून्य सदिश और एक क्या बताना था एकांक सदिश। इनकी परिभाषा लिखनी है। तो देखो, एक इस प्रकार का सदिश जिसका परिमाण कितना होता है शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण का मतलब उसकी जो गणितीय वैल्यू होती है, गणितीय मान जो होता है वो कितना होना चाहिए शून्य होना चाहिए। उस सदिश को हमने क्या कह दिया शून्य सदिश। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये डॉट है तो ये डॉट जो होगा वो शून्य सदिश होगा, क्यों? क्योंकि इसका परिमाण बहुत कम है। अब कई बार प्रश्न ये पूछता है कि आप शून्य सदिश को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। शून्य सदिश को प्राप्त करने के 2 तरीके बताओ। तो हम क्या कहेंगे कि मान लो तुम्हारे पास में कोई सदिश a है, ठीक है, तो इसी का समान सदिश क्या होगा a होगा। उसको इसमें से घटा दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा शून्य सदिश मिल जाएगा। हाँ, एक तरीका तो ये हो गया कि किसी सदिश में से समान सदिश घटाने पर शून्य सदिश प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी सदिश राशि को शून्य से गुणा कर दिया जाए तो कौन सा सदिश प्राप्त हो सकता है शून्य सदिश। तो ये शून्य सदिश 0 नहीं, शून्य सदिश है।
शून्य सदिश प्राप्त करने की विधियां। दूसरा आप क्या जाता है एकांक सदिश किसे कहते हैं, तो एकांक सदिश और एक तुम्हारे याद आता है क्या इकाई सदिश, दोनों में क्या अंतर है बताओ। एक तो होता है एकांक सदिश, एक होता है इकाई सदिश, दोनों में क्या अंतर होता है। समान होते हैं, परिमाण तो एक ही होता है, दोनों का परिमाण एक होता है। ये इस प्रकार के सदिश है जिनका परिमाण कितना हो, एक जिनका परिमाण कितना होता है एक आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं एकांक सदिश या इकाई सदिश। अब एकांक सदिश कितने प्रकार के होते हैं आपके, एक्स अक्ष के अनुदिश जो होगा वो कौन सा होगा आई कैप, वाई एक्स के अनुदिश जो होगा वो कौन सा होगा जे कैप, और जेड एक्स के अनुदिश जो होगा वो क्या होगा के कैप। और इनका परिमाण कितना होता है एक, मतलब इनका क्या लगाओगे तुम मोड लगाओगे तो कितना आएगा, एक यहाँ कितना आएगा, एक यहाँ कितना आएगा एक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की सदिश जिनका परिमाण मतलब जिनका मापांक मतलब जिनकी गणितीय वैल्यू कितनी होती है एक होती है, उनको क्या बोला जाता है एकांक सदिश बोला जाता है। कई बार पूछ लेता है कि एकांक सदिश का सूत्र लिखो, क्या देखो एकांक सदिश का सूत्र, तो एकांक सदिश को प्रदर्शित करते हैं भाई लोगों किससे ए कैप से, और ए कैप का सूत्र होता है कि ए सदिश बटा सदिश का परिमाण, तो ये सूत्र हो जाता है इसका एकांक सदिश, ठीक है। और एक्स अक्ष के अनुदिश आई होता है, वाई के अनुदिश जे और जेड के अनुदिश के, ठीक है। तो ये आपका 7वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के अंदर बोला गया है कि सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम बताओ। कौन सा नियम बताना है, त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम आपको याद है क्या, देखो त्रिभुज नियम के अंदर क्या बोला गया था कि आपके पास में दो सदिश इस प्रकार है, दो क्रमागत सदिश इस प्रकार है, दो सदिशों को दो त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करते हैं, पी और क्यू मान लो इसको। दो सदिश इस प्रकार उपस्थित है कि वो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करे, तो तीसरा जो परिणामी सदिश होगा वो तुल्य सदिश को बताएगा और इस त्रिभुज को बंद आकृति प्रदान करने के अंदर कार्य करेगा, जिसे हम इस लिखेंगे आर से प्रदर्शित करेंगे। और आर का जो मान होगा ये लोगों वो किसके बराबर होगा, पी प्लस क्यू के बराबर होगा, तुल्य सदिश। हाँ तुल्य सदिश हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या जाता है कि आर का जो मोड होगा ना वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो पढ़ते हैं इतना काम होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है, इसका स्क्वायर लगा दो आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लेकिन वो समकोण में लगती है, ये आपके त्रिभुज वाले सदिशों के अंदर बन जाती है। ये आपका कौन सा प्रश्न था, 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न था कि सदिशों का त्रिविमीय वियोजन समझाओ, ठीक है। तो त्रिविमीय वियोजन आपको याद है नहीं है, और गामा बीटा अल्फा बराबर अल्फा बीटा गामा होता है। उसको देखो आप इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है, सिद्ध करो सदिशों के त्रिविमीय वियोजन के अंदर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। मैं आपको प्रश्न नंबर कौन सा करवा रहा हूँ, 9 नंबर। इसके अंदर कह सकता है, इसी का दूसरा रूप है कि प्रूव दैट, सिद्ध करो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, जहां पर आपको ये दिया हुआ है कि अल्फा बीटा व गामा जो है वो तुल्य सदिश आर वेक्टर के कोण है। ये वाला जो कोण है वो किस एक्स के साथ में, एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स के साथ में। तो ये आपको भयानक रूप देखने को मिल सकता है। या तो वो सीधा दे देगा कि सदिशों का त्रिविमीय वियोजन समझाओ, और अगर सीधा नहीं देगा तो फिर इस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। तो देखो आपको हल्के से करना है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे ऐसे, ये कौन सी एक्स हो गई, एक्स एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स, और ये हो गया मूल बिंदु ओ। यहाँ एक बिंदु है जिसका नाम है P, इसके निर्देशांक है x, y और z। इस दिशा के अंदर जो एकांक सदिश है वो कितना है, i कैप, इस दिशा के अंदर j कैप, इस दिशा के अंदर k कैप। तो यहाँ आपके पास एकांक सदिश जो आपका तुल्य सदिश है वो कौन सा है, r वेक्टर, जो x एक्स के साथ में कितना कोण बनाता है, तो इसमें बोला है x के साथ अल्फा,
y के साथ बीटा, z के साथ में गामा। तो y के साथ में कितना बनेगा बीटा और z के साथ में कितना बनेगा गामा बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो r सदिश होगा इसके 3 टुकड़े करेंगे। इस दिशा के अंदर जो टुकड़ा आएगा वो कितना होगा r हमने कॉपी के अंदर a लिखा होगा, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, r ले लो, a ले लो, b ले लो, जो घटकों में वियोजन। हाँ, घटकों में वियोजन। तो ये r y हो गया और ये क्या हो गया r z हो गया। और इन कोणों के सापेक्ष किया, लैंग्वेज आपको कॉपी में लिखवाई हुई है, तो मैं पूरा डेरिवेशन कर देता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे कि सर जो r होगा r वेक्टर वो 3 टुकड़ों के बराबर है। एक तो rx, अब ये सदिश है तो ये भी सदिश होना चाहिए, तो इसको सदिश लगाने के लिए क्या लगा देंगे प्लस ry जो है वो किसके बराबर है और rz के दिशा के अंदर भी होगा ये आगे समीकरण नंबर 1। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोस के टुकड़े सिद्ध करने हैं, तो हम केवल क्षैतिज घटकों की बात करेंगे, लंबवत घटक की बात है नहीं करेंगे। तो देखो rx जो होगा वो r का टुकड़ा है भाई, r के x दिशा में 2 टुकड़े हैं, एक तो cos थीटा और दूसरा sin थीटा। कैसे कि r के 2 टुकड़े x दिशा के अंदर, एक तो rx बराबर आपका क्या हो जाएगा r cos अल्फा और एक क्या हो जाएगा आपका r sin अल्फा। अब मेरे को sin लेना ही नहीं है क्योंकि मेरे को सीधी क्या करना है cos, तो मैं केवल rx की एक वैल्यू लूंगा, वो क्या लिख दी r cos अल्फा। इसी प्रकार ry का भी क्षैतिज घटक ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा r cos बीटा। और इसी प्रकार जो rz होगा वो क्या लेना है r cos गामा। ये सदिश है तो ये भी क्या है सदिश और सदिश, समझ में आ गई कहानी। इनको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 की जो वैल्यू है वो किसके अंदर रख देंगे, समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। तो हम क्या करेंगे ये सारी वैल्यू समीकरण 1 में पटकने पर, तो जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू पटकेंगे तो r की जगह तो क्या रह जाएगा r ये पड़ा बराबर rx की जगह क्या लिखेंगे r cos अल्फा, तो ये आ जाएगा r cos अल्फा। इस पर तीर और बाहर क्या आ गया i के प्लस इसकी जगह लिखेंगे तो r cos बीटा, तो ये हो गया r cos बीटा j और प्लस z की जगह लिखेंगे तो r cos बीटा लिखेंगे r cos गामा। अब हमें ज्ञात करना है इसका r मॉड्यूलस, मतलब परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, r का मॉड्यूलस क्या होता है कि i का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो। तो हम क्या करेंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका स्क्वायर कर दो r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा और r स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्योंकि हमें जो अंडर रूट है वो नहीं चाहिए, अंडर रूट हमारे पास में नहीं है, तो दोनों तरफ क्या करने पर स्क्वायर करने पर, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर और इधर तुम्हारे पास r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा सब के अंदर से। तो यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर गामा। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो इधर तुम्हारे पास बच गया 1 और उधर क्या आ गया cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर ये भाई लोगों 3 से 4 नंबर में आएगा। तो ये फोटो आएगी तुम्हारी कितने नंबर की 1 नंबर की, और 2 से 2.5 नंबर की आएगी तुम्हारी डेरिवेशन, और 1 से आधे नंबर की आएगी लैंग्वेज। तो जो जो मैंने साथ साथ बोली है वो तुम इसके अंदर लिखना। बोलो r स्क्वायर cos स्क्वायर तो समझ में तो आएगी, मुझे तो गामा ही होगा। तो ये भाई अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं, सदिश गुणनफल और दक्षिणावर्त पेच नियम क्या होता है ये बता दूं। मैं तो बोर्ड का देखता जाओ खाली, लेकिन वो अपन लिख रहा था पहले को, तो लेकिन तुम ये भाई समझता जाओ उसका सर डॉट और क्रॉस पर सवाल है करा दिया आपने। देखो अपन ने गुणनफल पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं गुणनफल। तो गुणनफल 2 प्रकार के हैं, सदिश और अदिश। ये गुणनफल है किसके सदिशों के लिए। अदिश राशि तो ऑर्डिनरी है, जैसे 2 गुणा 3 है, ये तो हम करते जा रहे हैं, क्या होता है जैसे 5 गुणा 7 है बराबर 40 होता है, ये तो करते जाते हैं
35 होती है। तो देखो क्या होगा, तो गुणनफल हमें किसके पढ़ने हैं? सदिश। अब हमने सदिश को सदिश से गुणा किया दो तरीके से, तो एक बार तो रिजल्ट मिला अदिश और एक बार रिजल्ट मिला अदिश। सदिश। तो बोली क्यों सदिश? अगर सदिशों को गुणा करने पर रिजल्ट भी क्या मिलता है? सदिश मिलता है, तो वो सदिश गुणनफल हो गया। अगर सदिशों को गुणा करने पर रिजल्ट क्या मिलता है? अदिश मिलता है, तो अदिश गुणनफल हो गया। सदिश गुणनफल को भाई लोगों कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस से, और इसको फिर से प्रदर्शित करते हैं डॉट से। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब क्रॉस का सिस्टम अलग है और डॉट का सिस्टम अलग है। अलग है। तो इतना समझो कि क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा और डॉट का मतलब होता है cos थीटा। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी चीज ध्यान रखना। अब ये काम कैसे करेगा? तो देखो हमें ये ध्यान रखना है कि मैं यहाँ तो लिख लेता हूँ सदिश गुणनफल, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देता हूँ? अदिश गुणनफल। देखो सबसे पहले हम एकांक सदिशों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमारे पास में i क्रॉस i आ गया, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये i किस दिशा के अंदर होता है? i होता है इस दिशा में, j इस दिशा में और k इस दिशा के अंदर। तो i और i इन दोनों के बीच में कोण कितना है? भी सेम है, तो कोण 0 डिग्री है। और क्रॉस आता है तो साइन आता है, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ कितना रिजल्ट आ जाएगा? 0। वैसे ही मैं तुम्हें पूछ लूं कि j क्रॉस j कितना होता है? 0। और वैसे ही तुम कह दोगे, अपने आप ही पूछने की जरूरत नहीं है कि j क्रॉस k कितना होगा? 0। लेकिन अगर मैं तुम्हें कह दूं कि i क्रॉस j कितना होता है? हैं? के इसमें आता है, इसमें लगता है दक्षिणावर्त पेश नियम। कैसे कि हम i j और k इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है घड़ी की दिशा में, तो रिजल्ट तीसरा आता है। जैसे तुम i और j को गुणा करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? k मिलेगा, लेकिन उसकी दिशा घड़ी की दिशा होनी चाहिए, ठीक है। अगर j i से गुणा हो गया तो रिजल्ट तो k ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा विपरीत दिशा की तरफ। समझ गए क्या? तो हमने i और j को क्रॉस किया, डॉट के अंदर इतनी दिक्कत नहीं है, वो तो सीधा उत्तर देगा। i और j को क्रॉस किया तो रिजल्ट क्या मिला? k मिला। k किसका मिला? दिशा घड़ी की दिशा था, हाँ है क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं j को i से गुणा कर देता हूँ तो रिजल्ट तो k ही आएगा, लेकिन क्या आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। अगर मैं j को k से गुणा करूं तो क्या आएगा? i आएगा। और अगर मैं k को j से गुणा कर देता हूं तो क्या आ जाता है? i तो आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। और एक लास्ट तीसरी बात है जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी थी कि k क्रॉस i हो गया तो वो कितना आएगा? j आएगा। और अगर i क्रॉस k हो गया तो ये आएगा j तो आएगा, लेकिन माइनस आएगा। ये तो बेसिक चीज है, इसके बाद में सवाल करेंगे। वही थोड़ी सी बेसिक इसके अंदर है कि i डॉट i बराबर कितना होता है? 1। और j डॉट j बराबर कितना होता है? 1। और k डॉट k बराबर कितना होता है? 1। लेकिन i डॉट j बराबर कितना होता है? 0। कैसे? i और j दोनों क्या है? लंबवत है। i तो x x के अंदर है और j y x में, दोनों के बीच में कोण कितना है? 90। डॉट के अंदर क्या आता है? cos 90 बराबर 0। तो ये मामला यहाँ सेट हो गया। और हमें कहते हैं j डॉट k बराबर और k डॉट i बराबर 0 और j डॉट i बराबर माइनस का 0, तो वो 0 ही हो गया है। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा? k डॉट j और i डॉट k। निष्कर्ष क्या निकलता है कि अदिश गुणनफल के अंदर समान बराबर 1 और विषम बराबर 0। समान समान का गुणनफल 1 और अलग अलग का गुणनफल 0। इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका उल्टा है, क्या समान के अंदर 0 और अलग है तो फिर अलग ही है, विषम है तो फिर तीसरा। विषम विषम का गुणा होगा तो जिन दो को गुणा करोगे उनका तीसरा। कितनी बार समझ में आ गई क्या? अब दक्षिणावर्त पेश नियम क्या कहता है? ये प्रश्न के अंदर था कि यदि
सदिशों एकांक सदिशों आई जे और के को सदिश गुणनफल के अंदर काम में लिया जाता है। तो आई और जे का मल्टीप्लाई करने पर के मिलता है, लेकिन ये धनात्मक के होगा यदि इनका गुणनफल घड़ी की दिशा में किया जाए। जो भाषा बोली है उसी को अपनी भाषा में लिखना है, समझ गई। अब मैं तुम्हें कराता हूँ इनके ऊपर डॉट और क्रॉस के ऊपर एक एक सवाल। तो देखो आओ, अब तुम्हारी रफ कापी तुम निकाल लो। सबसे पहले डॉट वाले के ऊपर एक सवाल बताता हूँ, वो तुम आसानी कर सकते हो। जैसे तुम्हें एक वस्तु का संवेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक वस्तु का संवेग ज्ञात करो जिसका द्रव्यमान तुम्हारे पास है भाई लोगों 15 किलोग्राम है, और उस वस्तु का वेग दे देता हूँ। उस वस्तु का वेग सदिश जो है वो तुम्हारे पास में है v बराबर 2i 5j। ठीक है, तो इसके संवेग का परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये नॉर्मल है, मैं करके बताता हूँ सरल सही, फिर दोबारा तुम्हें कहूँगा। तो देखो सूत्र क्या होता है, P बराबर mv। सूत्र कोई नहीं है, सूत्र होता है P बराबर mv। तो m यहाँ रख दो 15 और ये हो गया 2i प्लस का 5j। देखो नियम ध्यान रखना, संख्या संख्या से गुणा होगी, संख्या संख्या से गुणा होगी। तो 15 दूनी 30i और प्लस 15 पंजे 75 जी। तो ये क्या आ गया सदिश, और हमें क्या ज्ञात करना है? सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। तो यहाँ मोड लगा दो, और अंडर रूट के अंदर 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 और 75 का स्क्वायर 8625। ये 75 है ना, 56 25 आएगा 56 25, और इन दोनों को तुम आपस के अंदर जोड़ दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना 65। ऐसे करना 55 मतलब 56 के अंदर 9 जोड़ दिया 25। ठीक है, अब देखो ये तो सीधा सा सवाल था। अब मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, वो तुम करना। इनमें कोस वाला भी तो है, कोस का मान देखो किसी वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात करो। किसी वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात करो। हाँ, W बराबर fx। यदि वस्तु पर बल F बराबर 3i प्लस 5k है तथा विस्थापन बराबर 2i माइनस 4j प्लस 6k है। करो इसका W ज्ञात करो। W कितना आएगा? W का मान ज्ञात करना है। किए गए कार्य की गणना करनी है। करो भाई लोगों। बत्तीस जूल कार्य जूल में लगा दो नंबर दांत कटे बनी वो मूर्खता है ये तेरी। 6 महीने हो गए पढ़ते हो, फिर 32 बोल रहे हो। 32 आएंगे 32 या 36 है 36 का 32 है। ठीक है, और इतना बड़ा सवाल नहीं है। W बराबर F का मान रख दिया 3i प्लस का 5k, और यहाँ रख दिया 2i माइनस का 4j प्लस का 6k। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि i को i से मल्टीप्लाई करें, डॉट है, और j को j से, k को k से। तो यहाँ तुम्हारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना आ जाएगा 6, और j है नहीं तो j का क्या लिख देंगे 0। दोनों के अंदर होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर 0 j है, 0 को इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा।
और ये 5 है, 5 6 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 36 30। तो उत्तर कितना आ जाएगा 36 जूल। अब तूने कहाँ गलत उतारा है? मैंने यहाँ पे जे सर मान आता है आई ये पता लगा नहीं है यार, आज तेरी नजरें खराब हो गई। एक आगे सर पे आई के लगा दे और सही हाँ, आई के तो लगाना है तो ये लगा दिया पहली तो गुना करे बेटे तेरी नजरें आज खराब हो गई। एक भी सही उत्तर नहीं दिया है, एक भी सही उत्तर नहीं दिया। चलो अब तुम्हें क्रॉस सिखाता हूँ, क्रॉस कैसे करना है, ठीक है? सर डॉट में इससे बड़े सवाल नहीं है डॉट में बड़े सवाल मिलते हैं। एक बन जाता है बल आगुण का, तो का वो तुम्हें सूत्र नहीं आता, तो ये वो साथ में पाठ में आएगा तुम्हारे, वो क्रॉस के अंदर है, वो मैं बता दूंगा, मैं सूत्र बता देंगे आप आपकी तरफ क्यों छोड़ा। बल आगुण का सूत्र होता है, देखो जहाँ पर बल आ जाता है ना वहां पर तुम्हें क्या लगाना है, एफ लगाना ही है। लेकिन आघूर्ण की स्थिति में कोई चीज किसी के चारों तरफ घूर्णन करती है तो वो त्रिज्या के सापेक्ष करती है, तो का सूत्र क्या बन जाता है, एफ क्रॉस आर, ठीक है? अब देखो मैं तुम्हें क्रॉस के ऊपर सवाल कराता हूँ, क्रॉस पर आधारित है। जैसे तुम्हें कह दिया भाई भगवान कि ए की तुम्हें वैल्यू दे रखी है माइनस का 2i प्लस का 4j प्लस का k, और बी तुम्हें दिया हुआ है 3i माइनस का 2j प्लस का 7k, और तुमसे ये पहला प्रश्न पूछा है कि a क्रॉस b ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न तुमसे पूछा है कि b क्रॉस a ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न तुमसे ये पूछ ही लिया, उसमें मैं पूछना चाहते हुए भी a क्रॉस b का मोड ज्ञात करो। और चौथा प्रश्न वो पूछ रहा है कि b क्रॉस a का मोड ज्ञात करो। और पांचवा प्रश्न भी वो पूछ ही लेता है कि बताओ, वो क्या कह रहा है, बताओ a क्रॉस b जो है वो बराबर नहीं है इसके b क्रॉस a। ये तुम्हें क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ गए क्या? तो a क्रॉस b बराबर नहीं है इसके b क्रॉस a के। तो देखो हम इसको a भाग से चालू करते हैं, तुम्हें आता है तो करना चालू कर दो। a भाग से करते हैं, उत्तर मिलाते रहे ना कि उत्तर हमारे कहाँ पे मिल रहे हैं। a के अंदर बोला जा रहा है a क्रॉस b, तो इसको हल ऐसे करना है i j k, तो लाइन मुंडा फाड़ ले वो कहाँ करके -2 4 1 3 -2 और 7। क्रॉस के अंदर होता है i यहाँ आता है, इन दोनों को छुपा लेते हैं, ठीक है? और 4 को 7 से गुणा करते हैं तो उत्तर आ गया 28, माइनस का चिन्ह, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 2, तो ये हो गया प्लस का 2। माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं j के अंदर, इनको छुपा लेते हैं, और इसको गुणा करते हैं तो आ जाता है माइनस का 14। माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से, और 3 को 1 से गुणा करते हैं तो ये आ गया 3, और प्लस k लगा लेते हैं, और अब की बार k वाली लाइन को छुपा लेंगे तो इस -2 को -2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12। अब इन सभी को जोड़ा घटाया गुणा किया तो हमें मिला कि ये हो गया 30i माइनस माइनस का प्लस 17j और माइनस का 8k। ये आ रहा है तुम्हारा आइडिया पढ़ाई तुम्हारे, ठीक है? तो ये एक हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा देखो b क्रॉस a निकालना है, तो b क्रॉस a या तो तुम निकालोगे या ये तुम्हारा निकाल देगा, i j और k। सर संख्या ऊपर 3 -2 7 -2 4 1, तो इसे हम हल करेंगे। i इन दोनों को छुपा लिया तो 4 ये 12 और माइनस हमारी तरफ से, और ये प्लस का 4, ठीक है? माइनस का j लगा दिया हमने, फिर ठीक है, अब क्या इन दोनों को छुपा दिया तो 3 और माइनस का 14, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 14, और प्लस का k भी यहाँ आएगा तो इनको गुणा करेंगे 4 ये 12, ये गलत कर दिया मैंने, आई याद करना है क्या आई वाले में गलत कर दिया मैंने, आई तो पहले को ये गलत कर दिया। तो ये आएगा माइनस का 2 और माइनस का 28, माइनस का 2 और माइनस का 28, ठीक है? ये आ गया, तो ये हो गया 12 और
12 माइनस का 4, तो यहाँ से आंसर निकल के आता है आई कैप माइनस का 30 और माइनस का 17 जे और प्लस का 8 के। सही है। अब जैसे ही हमने दूसरा प्रश्न किया हमें 5 का उत्तर मिल गया कि इन दोनों से हम साफ साफ देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं है इसके बी क्रॉस ए के। तो ये तुम्हारे 5 का भी हल हो गया यहाँ से। अब हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी का मोड कितना होगा। तो देखो ये है, यही निकाल देता हूँ मैं, इसका मॉडुलस ज्ञात करना है तो अंडर रूट लगाएंगे 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 और 17 का स्क्वायर हो गया 289 और 8 का स्क्वायर हो गया, जोड़ने के ऊपर उत्तर मिल जाएगा। वैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 900, 17 का 289 और 8 का कितना है, इन दोनों के मॉडुलस बराबर होते हैं। मोड क्या याद कह करना सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मोड होता है ना वो बराबर होता है किसके मॉडलों को, बी क्रॉस ए के। तो इस प्रकार का सवाल आता है तो वो हर एक पॉइंट कितने का होगा, 1 नंबर का, टोटल 100 पूछेगा कितने का 5 नंबर का। समझ में आ गई कहानी क्या। ठीक है, अगला देखो 12वां सवाल था आपके प्रक्षेप्य गति का। ठीक है, प्रक्षेप्य गति का सवाल हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है। इससे पहले मैं आपको अभिकेंद्रीय बल बता देता हूँ, रेखीय संवेग संरक्षण बता देता हूँ और संवेग आवेग प्रमेय बता देता हूँ। ठीक है, 5 गति का नियम और पाठ में सर इस पार्ट से संबंधित पेज हैं? इस पार्ट से संबंधित प्रक्षेप्य गति में 10 मिनट। हाँ। प्रक्षेप्य की अलग वीडियो बना, हाँ देखिए प्रक्षेप्य गति प्रक्षेप्य की वीडियो बना। कल एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि 9वां प्रश्न बताओ, तो 9वां भी उसका हमने बता दिया आज, वो इसको देख लेंगे। अब तुम्हें अभिकेंद्रीय बल का छोटा सा मामला है वो मैं सेट करके बता देता हूँ। जब कोई वस्तु वर्ताकार रास्ते के ऊपर गति करती है, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ के ऊपर गति करती है तो उस पर अंदर की तरफ एक बल लगता है और उसे संतुलित करने के लिए बाहर की तरफ एक बल लगता है। तो इस वस्तु की गति के अंदर बाहर की तरफ एक बल लगता है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई लोगों, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन ये बल संतुलित किससे होता है, जो अंदर की तरफ बल लग रहा है, जो किसकी तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लगने वाले बल से संतुलित होने वाला बाहर की तरफ लगने वाला बल वर्ताकार गति के अंदर क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है m, इसका वेग कितना है v और वो जिस वर्ताकार पथ पे गति कर रही है उसकी त्रिज्या कितनी है r, तो इस अभिकेंद्रीय बल का सूत्र दिया जाता है और यह एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक तुम्हारा क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि एक प्रकार का क्या है बल है और सदिश है तो दिशा क्या होती है इसकी, केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमने ग्रेविटी केंद्र में पढ़ा था। बाहर की तरफ कौन सा बल लग रहा था, mv²/r और अंदर की तरफ कौन सा बल लग रहा था, g/r²। मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पर एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वो साइड जैसी एक तुम्हारे दिक्कत तो रहता है। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ चोट अरे दिक्कत तो है भाई। देखो एक और पढ़ो, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ो क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो ये तुम्हारी गति का कौन सा नियम है, दूसरा नियम संवेग का, गति का दूसरा नियम या संवेग का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, बाह्य बल की उपस्थिति F बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल अनुपस्थित है, बाह्य बल क्या है अनुपस्थित है, मतलब F बराबर होना है 0, तो जो संवेग होता है ना वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या लिख देंगे, प्रूफ प्रूफ कि ये बाह्य बल अनुपस्थित है 0 बराबर dt
और इसको यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, B बराबर बराबर क्या आ जाएगा, फिर dt बराबर 0। अब किसी चीज का अवकलन 0 हो रहा है, मतलब ये क्या होगी, B बराबर नियत रही होगी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग हमेशा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इससे सर बल का सूत्र भी निकलता है, यहाँ से बल का सूत्र भी स्थापित होता है। अब तुम्हें यही से कहते हैं कि प्रूव गए थे F बराबर क्या होता है, F समानुपाती dp बटे dt होता है। तो F बराबर क्या होता है, dt को देखो छोड़ो, मेहनत करिए, तेरी बात कर, हाँ कि मेहनत करिए अभी पढ़ाई के मायने, और कोई बात बंद कर रही हो कि मेहनत करिए, चीजें देखो आपकी बोलीजन लाग रही है, बोली जा रही है ना, तो वो मेहनत के ऊपर है। अब तो मेहनत किस क्षेत्र में कर रहे हो, बात डिपेंड करे तार ऊपर, लेकिन है कि कर तो शो, अब बात तो निश्चित है कि क्षेत्र में कर रहे हो, सही क्षेत्र में कर रहे हो, तो तुम मेहनत तो करोगे। ये एम भी यहाँ रख दो, तो F बराबर d बटा dt, और यहाँ आ गया mv। अब m द्रव्यमान है, कांस्टेंट दोबारा आ गया, और ये बटा dt और dv बटा dt बराबर। अब वो बात अलग है कि जो मास्टर है वो नंबर महते तो कहानी अलग है, लेकिन तुमने मेहनत जरूर की है, मेहनत में तुम्हारे दम है, काबिल तारीफ मेहनत है तुम्हारी, ठीक है। तो इसके थोड़े एक प्रश्न और बच जाते हैं, कल प्रक्षेप गति से चालू करेंगे और होंगे उतने क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।